दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है दुश्मनों के दुश्मन। ये राम नेम की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी होती है इनकी। तो पढ़ते हैं इसको। दुश्मनों के दुश्मन। एक दिन चीफ के आदेश पर राम रहीम गांधी रोड के चौराहे पर पहुंचे, जहां चीफ मुखर्जी पहले से अपनी कार में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। गुड इवनिंग चीफ अंकल। इवनिंग, अंदर बैठो। राम रहीम द्वार खोलकर पिछले सीट पर चीफ मुखर्जी के पास ही बैठ गए। ड्राइवर, गाड़ी हेडक्वार्टर ले चलो। ओके सर। कार दौड़ पड़ी। चीफ, यदि हेडक्वार्टर ही जाना था तो मैं यहाँ क्यों बुलाया? हमें सीधे वहां पहुंचने के लिए कह देते। मुझे निकट ही कोई काम था, अतः सोचा तुम्हें यहीं से पिकअप कर लूंगा, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा घर ज्यादा दूर नहीं है। ओह, क्या कोई विशेष बात है चीफ? हाँ, तुम्हारे लिए एक नया अभियान है। ओह, तुम दोनों हमारे विभाग के सबसे होनहार और तेज जासूस हो। अपनी जान की परवाह न कर तुम दोनों अब तक सैकड़ों बदमाशों, अपराधियों या खूनियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हो। लेकिन यह केस अपने देश के भीतर का नहीं बल्कि बाहर का है। केस चाहे देश का हो या विदेश का, हम हर समय अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हैं चीफ। आप आगे कहें। मेरे बच्चों, यह अभियान उतना सरल और छोटा नहीं जितना कि तुम लोग समझ रहे हो। इसमें जान जाने का खतरा 99% है और बचने का चांस केवल 1%। हम 1% को 99% बना देंगे चीफ। आप हमारे प्राणों की चिंता न करें। रेम ठीक कह रहा चीफ। आप आगे कहिए। मुझे तुम पर नाज है बच्चों, इसलिए तो न चाहते हुए भी मैंने तुम्हें इस अभियान के लिए चुना है। सुनो, हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक कुछ माह पहले अपने कुछ सहयोगियों के साथ जापान में होने वाली एक वैज्ञानिक गोष्ठी में भाग लेने गए थे, लेकिन एक माह पहले रहस्यमय तरीके से न जाने कहाँ गायब हो गए। कार सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर के अहाते में प्रविष्ट हुई। जब उनके सहयोगियों से हमें इस बात का पता चला तो हमारे देश के जासूसों ने तुरंत छानबीन करनी आरंभ कर दी। काफी छानबीन और दौड़ धूप के पश्चात वे यह मालूम करने में सफल हुए कि उनका अपहरण कर उन्हें काले टापू में ले जाया गया है और वे वहां कैद हैं। काला टापू? कहीं आप उसी काले टापू का तो जिक्र नहीं कर रहे हैं जो भगोड़े अपराधियों का शरण स्थल अथवा देश है और जिसका शासक एक चीनी भगोड़ा मुजरिम फोमांचू है? तुम बिल्कुल ठीक समझे राम। वह टापू उसी चीनी मुजरिम फोमांचू द्वारा ही बसाया गया है और वहां के रहने वाले व्यक्ति सभी अपराधी हैं। एक बार वहां जाने वाला वापस नहीं लौटता और न ही कोई देश फोमांचू के अंदरूनी मामले में दखल दे सकता है। लिफ्ट ऊपरी मंजिलों की ओर चल पड़ी। उसकी अपनी सेना और अपना कानून है। उसने बहुत से देशों के ऊंचे ऊंचे वैज्ञानिकों को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया है और अपने टापुओं को हर प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित करने में लगा हुआ है। यह हम भी सुन चुके हैं चीफ। लिफ्ट चौथी मंजिल पर जाकर रुकी और तीनों बाहर निकले। अब वर्तमान स्थिति यह है कि उसने विज्ञान में बहुत उन्नति कर ली है और यह उन्नति भयानक अस्त्र शस्त्र बनाने की दिशा में की है। इससे वह विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। विश्व को डर है कि वह किसी भी समय उन घातक हथियारों का प्रयोग अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए उन पर कर सकता है और विनाश मचा सकता है। क्या विश्व ने उसे इस दिशा में रोकने की कोई कार्रवाई नहीं की चीफ? हर देश से काफी चेष्टा की गई, लेकिन आज तक किसी को सफलता नहीं मिली, क्योंकि फोमांचू ने अपने टापू की सुरक्षा का काफी जबरदस्त प्रबंध किया हुआ है और बगैर उसकी इच्छा के कोई भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। ओह, हमारे देश के वैज्ञानिक का अपहरण करने का उद्देश्य है। इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता है कि वह उनसे भी कोई इजाद करवाना चाहता है? वैसे इन दोनों वे किसी तरंगों के प्रयोग में लगे हुए थे, ऐसी तरंगों के प्रयोग में जो बादल की तरह फैलकर किसी भी बाह्य वस्तु को अपने से पार न होने दे। इन तरंगों का महत्व तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। ओह, तब तो फोमांचो अपने लाभ के लिए इसका बहुत जबरदस्त प्रयोग कर सकता है, लेकिन क्या यह संभव है कि उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएं? फिलहाल इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे तो मैं विश्वास है कि वे फोमांचू के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि फोमांचू यातनाएं देकर उन्हें अपने कदमों पर झुकने को मजबूर कर दे। इसीलिए आप चाहते हैं कि फोमांचू के अपने उद्देश्य में कामयाब होने से पूर्व ही हम उन्हें उसकी कैद से छुड़ा लाएं। बिल्कुल ठीक समझे।
यही नहीं बल्कि जितना फुमांचू को नुकसान पहुंचा सको पहुंचाना है। लेकिन चीफ, आपने अभी तक उस वैज्ञानिक का नाम आदि तो बताया ही नहीं जिसकी तलाश में हमें जाना है। ओह, एक मिनट ठहरो। चीफ ने दराज खोलकर उसमें से एक लिफाफा निकाला, फिर उसमें से एक फोटो निकालकर रामलिंग की ओर बढ़ा दी। अच्छी तरह पहचान लो, यही है वह वैज्ञानिक जिसकी खोज में तुम्हें जाना है। फोटो देखते ही रामलिंग बुरी तरह चौंक उठे। प्रोफेसर घोष, ठीक पहचाना, ये प्रोफेसर घोष ही है। हम तैयार है चीफ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि या तो मर जाएंगे या फिर प्रोफेसर घोष को फुमांचू के टापू से छुड़ा कर ही लाएंगे। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। साथ ही फुमांचू की भी ऐसी तैसी करेंगे। आप आदेश करें, हमें कब जाना होगा। मैंने तुम दोनों के जाने का सारा प्रबंध कर दिया है। कल रात एक सैनिक विमान तुम्हें काले टापू के निकट छोड़ देगा। टापू के भीतर पहुंचना तुम्हारा काम है। आप चिंता न करें, भीतर पहुंचने का हम कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। ठीक है, कल रात ठीक 10 बजे तुम गोलकुंडा के सैनिक हवाई अड्डे पर पहुंच जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अब जाकर सफर की तैयारी करो। ओके चीफ, गुड नाइट। अगले दिन, आखिर कुछ बताओगे कि यह तैयारी कहाँ के लिए हो रही है। कहा है मम्मी एक दोस्त की बहन की शादी में सोनपुर जा रहे हैं। राम ने जानबूझकर झूठ बोला था। केवल इसलिए ही वे उन्हें यह असलियत नहीं बताना चाहते थे कि वे बाल सीक्रेट सर्विस के एजेंट हैं और देश से बाहर एक भयानक अभियान पर जा रहे हैं। कब तक लौटोगे। 1 सप्ताह तक लौट आएंगे। आंटी आप चिंता न करें। तभी कर्नल राघव, राम के पिता, भी वहां आ पहुंचे। आप इन्हें रोकते क्यों नहीं। ये दिन प्रतिदिन अपनी मनमानी बढ़ाते ही जा रहे हैं। तुम बेकार ही परेशान हो रही हो राधा, जाने दो। ये अब दूध पीते बच्चे नहीं रहे जो कोई इन्हें उठा ले जाएगा। आर्मी में होने के कारण कर्नल राघव एक मजबूत दिल इंसान थे। फिर राम और रहीम को मैंने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी है कि ये ताकतवर से ताकतवर दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। इन्हें तैयारी करने दो। आओ मेरे साथ। और ठीक 10 बजे बजने से कुछ मिनट पहले वे गोलकुंडा के सैनिक हवाई अड्डे के बाहर एक टैक्सी से उतरे। जल्दी आओ रहीम, 10 बजने में केवल 3 मिनट ही शेष है। चिंता मत करो, दौड़ लगाने में मैं बहुत तेज हूँ। भीतर हवाई पट्टी पर विमान के निकट ही खड़े चीफ मुखर्जी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। जाने क्यों पहली बार उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए। विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है मेरे बच्चों, जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। और हाँ, तुम्हारा विशेष सामान 2 किट बैगों में तुम्हें अंदर ही मिल जाएगा। तब फिर इस सामान को संभालिए चीफ। इसे हम सिर्फ दिखावे के लिए अपने साथ लेते आए थे ताकि मम्मी डैडी को कोई संदेह न होने पाए। चीफ से विदा ले राम रहीम विमान में जा बैठे और विमान उन्हें लेकर काले टापू की ओर उड़ चला। लगभग 3 घंटे की उड़ान के पश्चात, तैयार हो जाओ हिंद के बेटो, काला टापू आ गया है। तुम्हें हवाई छतरी द्वारा नीचे कूदना है। राम रहीम बराबर की खिड़की से झांके। उन्हें अंधेरे में डूबा शहरनुमा एक टापू दिखाई दिया। वह सामने दिखाई देने वाला शहरी काला टापू है। क्या आप हमें नजदीक से टापू का निरीक्षण नहीं करा सकते। मुश्किल है, फिर भी कोशिश करके देखता हूँ। वैसे मुझे विश्वास है कि टापू के ऊपर पहुंचते ही विमान पर आक्रमण होगा। अपनी उड़ान कौशलता दिखाते हुए चालक ने विमान को तेज रफ्तार से उड़ाते हुए टापू पर गोता खिलाया। यह तो बिल्कुल किसी बड़े शहर के समान है। इधर काले टापू पर बनी एक विशाल इमारत में, मिस्टर माइक, तुरंत कर्नल डॉन से संपर्क करो। एक विमान हमारे टापू की ओर आ रहा है। ओके मिस्टर जॉन। वह तुरंत यंत्र पर कर्नल डॉन से संपर्क जोड़ने लगा। हेलो हेलो कर्नल डॉन, कंट्रोल रूम से मैं माइक बोल रहा हूँ। उसके सामने स्क्रीन पर कर्नल डॉन की तस्वीर उभरी। क्या बात है मिस्टर माइक। सर, एक विमान हमारे टापू की ओर आ रहा है। ओह, तुम उसकी गतिविधियों पर नजर रखो और सीमावर्ती सैनिकों को सतर्क कर दो। यदि वह टापू पर आने की कोशिश करे तो उसे नष्ट कर दिया जाए। यस सर। इधर दूसरे स्क्रीन के सामने बैठा जॉन। अरे, वह विमान तो हमारे टापू की सीमा में प्रवेश हो गया। आक्रमण का आदेश दो। बहुत अच्छा। अगले पल, धड़ाम धूम। ओह, उन्होंने गोलाबारी आरंभ कर दी। जल्दी विमान को ऊपर उठाइए। बहुत मुश्किल है, वे चारों ओर से गोलाबारी कर रहे हैं। पायलट ने विमान को बचा ले जाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। धड़ाम। विमान ने आग पकड़ ली।
विमान नष्ट होने जा रहा है, जल्दी कूद जाओ। और आप, उफ, मेरी चिंता मत करो, जल्दी कूदो, विमान में किसी समय भी विस्फोट हो सकता है। क्षमा करना पायलट पायलट अंकल, हमारी वजह से आप खतरे में फंस गए। और फिर अगले पल एक बार तो किसी तीर के समान उनका शरीर धरती की ओर बढ़ा और लगा जैसे धरती से टकराकर उनका शरीर खिल खिल हो जाएगा। लेकिन तभी एक झटके के साथ उनकी पीठ पर बंधी हवाई छतरी खुल गई। शुक्र है छतरी ने धोखा नहीं दिया। उधर चलता विमान धरती से जा टकराया। धड़ाम। उफ, बेचारे पायलट अंकल अपने कर्तव्य पर कुर्बान हो गए। राम रेम सकुशल धरती पर पहुंच गए। रेम, जल्दी से छतरी को अपने से अलग करो। दोनों ने अपने आप को छतरियों से अलग किया और उन्हें लपेटकर निकट की झाड़ियों में छिपा दिया। यदि सैनिकों ने हमें विमान से कूदते देख लिया होगा तो वे यहाँ आते ही होंगे। चलो सामने वाली पहाड़ियों की ओर चलें, वहां हम आसानी से छुप सकते हैं। ठीक है, चलो। राम का संदेश ठीक ही था। कंट्रोल रूम में स्क्रीनों के सामने बैठे सैनिक विमान को नष्ट होते और राम रेम को छतरियों के सहारे अपने टापू पर उतरते देख चुके थे। मिस्टर माइक, कर्नल डॉन को सूचित कर दो कि दो व्यक्ति उत्तरी क्षेत्र में कहीं उतरे हैं, लेकिन हम उनकी पोजीशन देख नहीं पा रहे। अभी करता हूँ। सुरक्षा सैनिकों के चीफ कर्नल डॉन को जब सारी स्थिति का पता चला। सुनो मेजर कुंग, विमान से कूदने वाले दोनों व्यक्ति उत्तरी क्षेत्र में कहीं हैं। सुरक्षा सैनिकों को सतर्क कर दो और स्वयं उनकी खोज करो। यस सर। उसके बाद डॉन अन्य ऑफिसरों की ओर मुड़ा। और आप लोग टापू से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दीजिए। वे दोनों मुझे जिंदा चाहिए। यस सर। उसके बाद सभी ऑफिसर कमरे से बाहर निकल गए। कर्नल डॉन अपने काले टापू के शासक फोमांचू का विश्वसनीय साथी था, जैसे वह जर्मनी का एक खतरनाक मुजरिम था। 3 साल पहले अपनी जान बचाने के लिए उसने फोमांचू की शरण ली थी। इतना तो मालूम हो गया कि आने वाला विमान भारतीय था और उससे कूदने वाले व्यक्ति दो थे, लेकिन उनके आने का उद्देश्य मालूम करना पड़ेगा। परंतु चलकर पहले मां मुहिम को सारी स्थिति से अवगत कराऊं। फोमांचू को पूरी रिपोर्ट देने के लिए डॉन उसके किले पर पहुंचा। फोमांचू के किले में पूरा एक शहर बसा हुआ था, जिसमें उसके विश्वसनीय आदमियों का आवास था। दुकानें व जरूरत की हर चीज वहां उपलब्ध थी। किले के बीचों बीच फोमांचू का आलीशान महल था। महल के भीतर, मामिन, कर्नल डॉन आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। और कुछ देर पश्चात, मामिन की जय हो। कैसे आना हुआ कर्नल, सब खैरियत तो है ना? कर्नल डॉन ने फोमांचू को सारी स्थिति से अवगत कराया। ओ, यदि वह विमान भारतीय था तो अवश्य वहां के जासूस प्रोफेसर घोष के लिए ही यहाँ आए होंगे। प्रोफेसर घोष? मैं कुछ समझा नहीं मामिन। प्रोफेसर घोष भारतीय एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है जो इस समय हमारी कैद में है। उनकी सेवाओं की हमें सख्त जरूरत है, लेकिन अभी वे हमारे लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। परंतु हमारे आदमी उन्हें तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वे अपने प्रयत्न में जल्दी सफल हो जाएंगे। ओह, सुनो कर्नल, जब तक प्रोफेसर को हम तोड़ नहीं लेते, उन दोनों भारतीय जासूसों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। उन्हें जल्द से जल्द या तो पकड़ा जाए अथवा समाप्त कर दिया जाए। आप निश्चिंत रहे मामिन, ऐसा ही होगा। लेकिन अभी तक उन्हें यह नहीं मालूम हो पाया था कि काले टापू पर उतरने वाले जासूस दो लड़के हैं या आदमी। डॉन के जाने के पश्चात समझ में नहीं आता कि भारत सरकार को इतनी जल्दी यह कैसे मालूम हो गया है कि प्रोफेसर घोष हमारे कब्जे में है। अब जल्दी प्रोफेसर को काबू में लाना होगा, वरना मुश्किल पैदा हो जाएगी। फिर चिंतित फोमांचू सिंहासन से उठकर एक तरफ चल दिया। शीघ्र ही वह एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां एक विशाल लोहे की मेज रखी हुई थी। मेज पर संघर्ष स्विच और मीटर लगे हुए थे। उसी मेज के ऊपर उससे जुड़ा एक लंबा चौड़ा स्क्रीन भी था। यह उसका निजी कंट्रोल रूम था, जहां से वह किले और महल के भीतर का प्रत्येक स्थान देख सकता था। पता नहीं है भारतीय प्रोफेसर किस मिट्टी का बना है जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने मेज पर लगे संख्या बटनों में से एक बटन दबाया। तुरंत मेज के साथ जुड़ा स्क्रीन प्रकाशमान हो उठा और उसमें एक दृश्य उभर आया। यह दृश्य था राजमहल के ही एक अंडरग्राउंड यातना गृह का। आई, अब भी मान जाओ प्रोफेसर, वरना पागल कर दिए जाओगे।
और कई दिनों की अमानवीय यातनाओं से जूझते आखिरकार प्रोफेसर घोष टूट ही गए। ओह, ठहरो, मैं तैयार हूँ। शाबाश, स्विच ऑफ करो। और स्क्रीन पर देखता फुमांचू प्रोफेसर घोष को टूटते देख प्रसन्नता से उछल पड़ा। दूसरे क्षण सामने रखा माइक्रोफोन उठाकर वह बोलने लगा, शाबाश कैप्टन स्कॉट, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ। अब दुनिया भर का सुख प्रोफेसर के कदमों में डाल दो और इन्हें अपने प्रयोग के लिए जिस वस्तु अथवा स्थान की जरूरत हो वह इन्हें उपलब्ध कराना भी तुम्हारा काम है। मैं चाहता हूँ कि 1-2 दिन में प्रोफेसर अपना कार्य आरंभ कर दे। ऐसा ही होगा मामईन। हा हा हा। दुनिया के अधिकांश उच्च वैज्ञानिक मेरे अधीन हो चुके हैं और अब प्रोफेसर घोष का आविष्कार दुनिया के लिए एक और भयानक सरदर्द बन जाएगा। उधर राम रहीम ने वह रात सामने फैली पहाड़ियों में बिताई। भोर होने के साथ ही उन्होंने पहाड़ियों में से होकर आगे बढ़ना आरंभ किया। राम भैया, रात तो किसी तरह सकुशल गुजर गई, लेकिन इस तरह भटकते रहने से हम प्रोफेसर घोष तक कैसे पहुंचेंगे? पहले इस पहाड़ी से निकले, फिर कोई उपाय सोचेंगे। तभी उनके कानों में कुछ विचित्र किस्म की आवाजें पड़ी। घर्र। राम भैया, ये आवाज कैसी? गाड़ियों की मालूम पड़ती है। शायद कोई सैनिक दस्ता निकट से गुजर रहा है। कहीं वे हमारी ही खोज में तो नहीं? हो सकता हो। उस पहाड़ी पर चढ़कर देखते हैं। फिर दोनों सामने वाले ऊंचे पहाड़ पर तेजी से चढ़ने लगे। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें देखने के चक्कर में हम यहाँ चूहों की तरह फंसकर रह जाएं। अब जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर बाद, बाप रे, इतने सैनिक! हर प्रकार के हथियारों से लैस भी है। यह सैनिक काफिला पहाड़ियों के निकट पहुंचकर रुका। चारों ओर से घेर लो इन पहाड़ियों को। वे दोनों यहीं कहीं छिपे होंगे। कुत्तों की मदद से उन्हें खोजो। यस सर। जब पहाड़ी की चोटी पर मौजूद राम रहीम ने सैनिकों को पूरी पहाड़ी को घेरते देखा तो वे चिंतित हो उठे। ये तो हमारी खोज में आए हैं राम। इनके पास शिकारी कुत्ते भी हैं। निकल भागने का भी मौका नहीं। अब क्या होगा? कुत्तों की मदद से उन्हें हम तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। चिंता मत करो, जब तक जान है मुकाबला करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ। इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे इसे पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसे पार्ट 2, दुश्मनों का दुश्मन राम रहीम पार्ट 2 में।